नमस्कार। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पूर्वांचल की राजनीति में बाहुबली नेताओं का एक खास प्रभाव रहा और देखा जाए तो इन्हें गेम चेंजर भी कहा जाता है। हालांकि इस बार के चुनाव में ये लोग कितना असर डालते हैं, चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक अजीत नाहर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अनुपम जी से लेना चाहूंगी। अनुपम जी, अगर बात करें अभी की लोकसभा चुनाव की, तो क्या लगता है आपको इस बार जो बाहुबली नेता है वो प्रभाव डालेंगे इस बार के चुनाव में? समय देखिए, बाहुबलियों का जो एक असर है वो हमेशा मीडिया में हम्म। चर्चा का विषय तो हो सकता है, लेकिन जी। जमीन पे इनका असर कभी भी एक सीट के बाहर बहुत ज्यादा नजर नहीं आया। मैं आपको राजा भैया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राजा भैया कुंडा में लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वो अलग बात है कि जी। जब वो 2017 में 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतते हैं तो गिरते गिरते 27-28 हजार वोट पे आ जाता है 2022 में। लेकिन जब वही राजा भैया प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप को लड़ाते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो यानी जब राजा लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त, और जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है प्रतापगढ़ तो राजा भैया की जमानत जब्त। ये दिखाता है कि वो दोनों एक ही वोट बैंक इंजॉय करते हैं, उनके अलग अलग वोट बैंक नहीं है। जब वो वोट बैंक राजा की तरफ भागता है कुंडा में, तो भाजपा जमानत लूज कर जाती है। जब वो वोट बैंक लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है तो राजा भैया के कैंडिडेट अपनी जमानत फॉरफीट कर देता है। अच्छा, इसका एक कारण है, प्रतापगढ़ एक सामंती जिला है। राजा अक्सर इस बात को कहते हैं कि हमारे पास 10,000 से ज्यादा छतरी वोट नहीं है, उसके बाद भी वो जीत रहे हैं। इसलिए क्योंकि वहां तमाम लोग उनको आज भी राजा मानते हैं। पिछले 14 सांसद जो हुए हैं प्रतापगढ़ से, उसमें से 11 रजवाड़े से जुड़े हुए हैं। तो राजा दिनेश प्रताप, रानी रत्ना सिंह, अब रत्ना सिंह को आप देख लें, पहले वो राजकुमारी रत्ना सिंह कहलाती थी। ये जी। राजा रानी ये सारे टाइटल्स भारत सरकार कब के अबॉलिश कर चुकी है। लेकिन जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती तो अब उनके पोस्टर्स में लिखा रहता है राजकुमारी जगह रानी रत्ना सिंह। तो एक रजवाड़े का प्रभाव है। और आपने आज तक राजा भैया को प्रतापगढ़ के बाहर कभी कहीं प्रचार करते नहीं देखा, कभी कोई चुनाव लड़ते नहीं देखा। इसी तरह आप धनंजय सिंह को ले लें। धनंजय सिंह जी। 2014 का चुनाव लड़ते हैं भाजपा के खिलाफ और भाजपा जीत जाती है। धनंजय सिंह 2019 में भाजपा के फेवर में बैठ जाते हैं और भाजपा हार जाती है। यानी धनंजय आपके खिलाफ थे तो आप जीत गए, धनंजय आपके साथ थे तो आप हार गए। यानी फर्क धनंजय का नहीं पड़ा, धनंजय फर्क वहां पड़ा महागठबंधन का। जब वहां महागठबंधन से श्याम सिंह यादव लड़ते हैं तो उनको सपा का यादव वोट और बसपा का वोट दोनों इतना अच्छा मिलता है कि धनंजय फैक्टर उतना मैटर नहीं करता। मैं नहीं कहता कि मैटर नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि जब ये खुद लड़ते हैं तो अब जैसे गोपाल जी लड़े तो 45,000 वोट पाए लोकसभा में। जब जी। ये लड़ते हैं, धनंजय सिंह लड़ते हैं तो 70-80 हजार वोट हमेशा पाते हैं। पर इनका वोट भाजपा के साथ कॉमन है तो डेफिनेटली बीजेपी को डैमेज भी करते हैं। पर अपने लेवल पे पूरी सीट का फैसला अब तक ये करते हुए नजर नहीं आए सभा। जी। अनुपम जी, अगर बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसका प्रभाव बीजेपी पर पड़ने वाला है? अगर पड़ेगा तो कितनी सीटों पर पड़ेगा? वही मैं बता रहा था कि जो कौशाम्बी की सीट है, राजा भैया जी। 2 सीट विधानसभा की इन्होंने जीती है, एक कुंडा और दूसरी बाबागंज। ये दोनों कौशाम्बी में आती हैं। कौशाम्बी की 5 सीट 2022 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। पहले से उनके खिलाफ माहौल है। इनफैक्ट सिराथू में उनके डिप्टी सीएम भी हार गए थे, आपको मालूम होगा, केशव मौर्य। ऊपर जी। से वहां पे विनोद सोनकर काफी अनपॉपुलर हो चुके हैं। उनके कुछ वीडियोस जारी हुए हैं जिसको भाजपा का कोर वोट बैंक भी उनसे नाराज चल रहा है। तो ऐसे में राजा का प्रभाव आपको कौशाम्बी में तो नजर आएगा, पर जो एक कुर्मी बाहुल्य एक एरिया आपको प्रतापगढ़ का नजर आता है, जहां वो सीधे सीधे जिसे कहना चाहिए अनुप्रिया पटेल से भिड़ गए हैं, वो जी। चीज आपको राजा की आपको प्रतापगढ़ में नजर नहीं आएगी। खास तौर से इसलिए कि उनका कोई कैंडिडेट लड़ नहीं रहा है। गोपाल जी पिछली बार लड़े थे, 45,000 वोट काटे थे। अब अगर आपका अपना कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है तो आप फतवा जारी करने की पोजीशन में प्रतापगढ़ सीट पे नहीं है। कौशाम्बी में आपका असर जरूर नजर आएगा। चलिए ठीक है, फिर आपका रुख करते हैं, अजीत जी का रुख करते हैं। तब तक अजीत जी, अगर बात करें जी, धनंजय सिंह की, जी, तो उनकी पत्नी श्रीकला का जब टिकट कटा, उसके बाद जी। अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी को साथ दे रहे हैं, बीजेपी का। तो क्या लगता है आपको, इसका असर बीजेपी को होगा? कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी को इससे? देखिए, पिछले 10 सालों में बाहुबलियों की राजनीति में फ़र्क आया है। चाहे आतिक हम्म। अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे और कोई बिल्कुल। हो, इन सब का डिमोशन हुआ है आने पिछले 10 सालों में, ये बात तो माननी पड़ेगी। तो उसके लिए काफ़ी हद तक योगी जी ज़िम्मेदार हैं। योगी जी का बिल्कुल सीधा
सिस्टम है कि भाई इस पूरे प्रदेश में सिर्फ मैं ही डॉन हूँ, मैं ही अकेला हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो अच्छे संदर्भ में भी ले सकते हैं हम लोग, जनता के हित में भी ले सकते हैं। जनता को इससे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है, जनता की सोच बदली है। जिस डर के अंदर वो वोट करते थे, थोड़ा परसेंटेज में फर्क तो आया है, ये सभी को दिखता है। कई सारे विधायक आ रहे हैं, कई सारे सांसद भी आ रहे हैं। अब वो वाली बात नहीं रह गई कोई बाहुबली निर्दलीय खड़ा हो जाए और उस पूरे इलाके में अकेला अपने दम पर जीत जाए, तो वो चीजें हम्म। तो चेंज हुई है। राजनेताओं ने थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ाया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासकर बीजेपी के नेताओं ने। तो इस हम्म। उससे वो बाहुबलियों का जो वर्चस्व है या उनकी शक्तियां वो कम हुई है। तो नेताओं की शक्तियां, उनका वर्चस्व थोड़ा बढ़ा है पिछले 10 सालों में, जिसका फर्क यहाँ साफ दिख रहा है। अब जो बाहुबली है वो नेता बन जाते हैं, और नेता मतलब जो जनता है उनके प्रेशर में अगर वोट देते ही, तो वो चीजें बदली हैं। हम्म। शायद शिक्षा का भी उसका अपना इंपॉर्टेंस है। पिछले 10 सालों में जो अवेयरनेस है, ये इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो उसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब एक आम आदमी इतनी आसानी से किसी बाहुबली से नहीं डरता। अगर कोई हम्म। कारण नहीं है तो मुझको नहीं लगता कोई आम आदमी को डरने की जरूरत है। तो ये चीजें, ये बदलाव तो पिछले 10 सालों में देखा। कहीं उसके लिए नेता भी जिम्मेदार है, कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। तो जागरूक हुआ है, लोगों की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के पास जो फास्ट पहुंची है, इसके कारण से इन बाहुबलियों का थोड़ा सा मुझको लगता है नैतिक पतन हो गया है। तो ये हम्म। बाहुबली इस वक्त में मुझको लगता है इस 2024 के चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल रहे हैं। जी अच्छा, अगर बात करें, जैसा कि आपने खुद बात किया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बारे में, तो अब जी वो नहीं है इस दुनिया में। जी तो क्या जी जी। लगता है, जैसे कि इलाहाबाद हो गया और गाजीपुर सीट की अगर बात कर ले, तो यहाँ कुछ असर है उन लोगों का, अभी भी कुछ देखिए, प्रभाव पड़ेगा इससे? भारत देश, पूरा ही भारत देश हमेशा से संवेदनाओं पे या इमोशंस पे या सेंटीमेंट्स पर ही वोट देता आया है। यहाँ हम्म। वोट्स या किसी को भी गॉडफादर की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो गॉडफादर वो अच्छा काम कर रहा हो, मतलब एक भगवान के रूप में हो, चाहे वो शैतान के रूप में हो, हमारे यहाँ उसको हम्म। मतलब माना जाता है। यही एक हम्म। आदिकाल से सिस्टम चला आ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का। चाहे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरी दुनिया में ये जो एरिया है, यहाँ सामंतवादी प्रथा चलती है। हम स्वयं में सक्षम अपने आप को कभी भी नहीं मानते। आप देखेंगे जनता को कोई ना कोई यहाँ पर एक लीडर चाहिए, गॉड फादर चाहिए, उसको देख के फॉलो करती है। इससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता गॉड फादर का क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या उसके टारगेट है, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर वो अपने आप को देखता है, अपनी काल्पनिक छवि को देखता है। हम कल्पना लोक में जीते हैं और उनको आइडियल मानते हैं। इस देश में दाऊद को भी हम्म। लोग आइडियल मानने वाले हैं, राहुल गांधी को भी मानते होंगे, मोदी जी को भी मानते हैं, और गांधी को भी मानते हैं, और वही गोडसे को भी मानते हैं आइडियल। तो बाहुबलियों को भी आइडियल मानने वालों की कमी तो नहीं है। लेकिन ये जो समय है, ये बहुत जल्दी बदल रहा है। जो एक लंबे समय तक बाहुबलियों को वोट मिलते चले जा रहे थे, 5 साल के बाद वो बदलाव आ गया है। मतलब हम्म। लोगों की अवेयरनेस तो बढ़ी है, लोग सोचने तो लगे हैं, लोग बदलाव भी चाहते हैं। कोई चीज गलत हो रही है तो उसको बदलना भी चाहते हैं। तो अवेयरनेस का समय है, ये 21वीं सदी है। तो मुझको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क बचा है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क क्योंकि संवेदनाओं से जुड़े होते हैं, या कोई बाहुबली मर गया, उसके परिवार वालों के सिंपैथी वोट उसको मिल जाए, तो बात अलग है। हम्म। तो कुछ सीटों पर वो इफेक्ट हो सकता है, बट मुझको लगता है 2 अंकों की संख्या तक भी पूरे देश में वो चीज नहीं बची है। चलिए ठीक है जी। जी, अनुपम जी का रुख करते हैं। अनुपम जी, अगर बात करें सुल्तानपुर सीट की, तो सोनू सिंह समाजवादी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, मेनका गांधी को कुछ नुकसान होने वाला है इसका? क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो ज्यादा वोट से नहीं हारी, मतलब ज्यादा वोट से नहीं हारे थे सोनू सिंह वहां से। नहीं, डेफिनेटली देखिए, सोनू सिंह वहां से लड़ते भी रहे हैं, जीतते भी रहे हैं, अलग अलग पार्टी से, बसपा से जीतते रहे हैं, और उनकी अपनी वोट्स हैं। लेकिन बात वही आती, सभा जो मैंने कहा, सोनू जी। सिंह लड़ जाते, वो खुद लड़ जाते समाजवादी पार्टी से, तो फर्क पड़ता, और जरूर पड़ता। लेकिन ये जो बाहुबली जिन्हें कहा जा रहा है, फतवा जारी करने की पोजीशन में अब नहीं है। इन्होंने जिसको कह दिया उसको वोट पड़ गया। वो उस पोजीशन में तो देखिए कोई भी अब आज की तारीख में नजर नहीं आता है। अभी आप इलाहाबाद का जिक्र कर रही थी, प्रयागराज का जिक्र कर रही थी। इलाहाबाद में जब महागठबंधन का पहला प्रयोग हुआ तो 2018 में उपचुनाव में फूलपुर में हुआ। वो पहली बार सपा बसपा ने पहला चुनाव लड़ा फूलपुर में। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन का वोट काटने के लिए अतीक अहमद को लड़ा दिया। अतीक अहमद लड़े, 45,000 वोट भी काटे, 46,000। उसके बाद भी भाजपा हार गई, उसके बाद भी भाजपा हार गई। यानी आप अतीक अहमद को लेके आए सिर्फ इसलिए वोट कटवा बना के लेके आए, क्योंकि अतीक अहमद एक बाहुबली बैकग्राउंड से आते हैं, तो सरकार को मना नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे थे। वो मजबूरी में आए भी, लड़े भी, 50,000 वोट भी काटे, लेकिन उसके बाद भी भाजपा हार गई। तो आज की तारीख में इसी तरह गोपाल जी जब लड़ते हैं, गोपाल जी खुद अपने आप में बाहुबली, राजा भैया के खास है, लेकिन लड़ते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। अतीक अहमद की जमानत जब्त हो गई। तो ठीक है, आपने कुछ वोट जरूर काटे, लेकिन आप चुनाव के अंतिम परिणाम पर असर नहीं डाल पाए।
उसी तरह मैं धनंजय सिंह को कहता हूं, और वही बात मैं सोनू सिंह के लिए कह रहा हूं। सोनू सिंह अगर स्वयं लड़े होते, और सोनू सिंह को मैं बाहुबली की नजर से नहीं देख रहा हूं, इसलिए मैं सोनू सिंह को एक ऐसे शख्स की तरह देख रहा हूं जिनके पिताजी वहां 2 बार 3 बार विधायक रहे, जो खुद विधायक रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो जाहिर सी बात है, 2 पुश्तों से जिसकी राजनीति चल रही है उसके वहां पे समर्थक तो होंगे ही ना। तो अगर वो स्वयं लड़े होते तो उन्होंने डेफिनेटली असर डाला होता सभा। लेकिन सोनू सिंह एक फतवा जारी कर दे, वो भी चुनाव की पूर्व संध्या पर, और उसका बहुत मारक असर पड़ जाए, उसका डिसाइडिंग असर पड़ जाए, मेरी नजर में ये संभव नहीं है सर। जी चलिए ठीक है, अजीत जी का रुख करते हैं। अजीत जी, अगर देखा जाए तो कल छठे चरण का चुनाव है यूपी में, क्या लग रहा है आपको? कितनी सीटों पे किसका दबदबा रहने वाला है? छठे चरण का अगर देखें तो कुछ 58 सीटों पर चुनाव है यहाँ पर। तो अभी तक की पोजीशन में तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, तब इक्वल की पोजीशन है। आखिरी दौर है, सब दल अपना पूरा झोंकने वाले हैं। अगले 10 दिन भारतीय राजनीति के लिए बड़े विशेष होने वाले हैं। 10 नहीं बल्कि 8 ही दिन बचे हैं अब तो यहाँ पर मुझको लगता है कि इक्वल पोजीशन है। यूपी में इंडिया अलायंस के पास कुछ खोने के लिए तो है नहीं, जो भी है पाने के लिए, खोने के लिए जहाँ पर भी जहाँ चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो वैसे भी बीजेपी के पास ही खोने को बचा है। और मुझको लगता है कि बीजेपी इस वक्त में 50 सीटों के अंदर सिमट रही है, टोटल पूरे चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश में। तो मुझको लगता है कि इक्वल पोजीशन है इस वक्त में, और कल भी वही पोजीशन होने वाली है। चलिए ठीक है अजीत जी, आखिरी सवाल अनुपम जी से ले लेते हैं। अनुपम जी, 5वें चरण तक का चुनाव हो गया, अब छठे चरण का चुनाव होने वाला है। अगर अब तक के सियासी समीकरणों को देखें तो आपको क्या लगता है कौन आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? अब देखिए, ना मैं सैकोलॉजिस्ट हूं और ना ही मैं इस तरह का कोई एग्जिट पोल करता हूं, लेकिन एक बात जो मुझे प्रशांत किशोर की समझ में आई, उन्होंने कहा अगर आप सड़क पे निकलेंगी तो आपको 10 में से 6 लोग भाजपा के खिलाफ बोलते नजर आएंगे, और इसके चलते एक माहौल बनता है कि भाजपा हार रही है। लेकिन 10 में से 6 लोग तो उनके खिलाफ पहले ही थे ना, 38% वोट पे तो उन्होंने सरकार बना ली ना। तो 10 में से 4 ही लोगों को लेके तो उन्होंने 2014 में सरकार बनाई, 10 में से 4 लोगों को लेकर उन्होंने अपनी टैली बढ़ा के 303 कर ली। तो अभी अभी आपको एकदम से उनके खिलाफ ऐसी कौन सी नाराजगी नजर आ रही है? अजीत जी सीनियर आदमी कह रहे होंगे तो जरूर कुछ सोच के कह रहे होंगे। मेरी अपनी जाती राय में इतना ज्यादा अंतर उत्तर प्रदेश में मैं पढ़ता नहीं देख रहा हूँ सब। जी चलिए, मैं एक इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। जी अजीत जी जरूर। मैंने कोई सवाल किया नहीं अजीत भाई। वो अपने आप सवाल बन गया, तो मैं भी जवाब ना देते हुए एक बात कह देता हूँ अपनी। 2019 और 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो है रोजगार और महंगाई का। ये आपको ही पता है। तो रोजगार और महंगाई एक ऐसी चीज है जो हर घर को तोड़ती है। तो इन्फ्लेशन रेट को अगर जीडीपी बना दिया जाए, एक फार्मूला है, तो 20 रुपए की पानी की बोतल अगर 40 में बिकने लगे तो डेफिनेटली टर्नओवर तो डबल होगा, जीएसटी भी बढ़ेगा। ये जीएसटी का कलेक्शन जो बड़ा है, वो 50 लाख करोड़ के लोन को 200 लाख करोड़ का लोन अगर हो जाए, और निश्चित रूप से जो खर्चा आप पहले करते थे अब ज्यादा करने लगे तो जीएसटी आप ज्यादा दे रहे हैं। जब जीएसटी ज्यादा दे रहे तो गवर्नमेंट का कलेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। वो किस प्रकार का अचीवमेंट है, मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा ये कि कौन सी इकोनॉमी है कि इन्फ्लेशन रेट को जीडीपी में काउंट करती है। हमारी बैंक कैपेसिटी इसलिए नहीं हम बढ़ सकती है कि हमें जो 20 रुपए किलो की सब्जी अगर 80 रुपए किलो खाना पड़ रही है, तो हमारी बैंक कैपेसिटी 4 गुना नहीं हुई, ये इन्फ्लेशन रेट 4 गुना हुआ है। तो इन्फ्लेशन रेट को तो उन्होंने वही रख दिया, लेकिन उन्होंने बैंक कैपेसिटी बढ़ा दी। आम व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, निश्चित रूप से 10 में से 6 लोग तो विरोध कर रहे हैं। तो 6 जो विरोध कर रहे हैं 2019 में टुकड़ों टुकड़ों में थे, 2024 में आते आते कुछ एक तो हुए हैं। और यहाँ पर बात करें 240 सीट अगर बीजेपी ले आती है तो शायद 30 सीट लाने में उसको पसीना आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस 120 सीट ले आती है तो शायद वो अलायंस बन जाएगा, क्योंकि मोदी जी और ईडी और सीबीआई से छुटकारा पाना तो सभी चाहते हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हो चाहे साथ में बैठे हो। कितने लोग मजबूरी में आए ये आपको ही पता और हमें भी पता है। तो पूरा देश इस वक्त में साइलेंट है। आप देख रहे हैं वोट परसेंटेज कम हो गया। ये 6% वोट का जो फर्क था, क्या ये वही कम हुआ है? हो सकता है इंडिया अलायंस का नुकसान हो गया तो बीजेपी या 400 पार हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट ऐसी क्या संभावना है मार्केट में? आप उतरे होंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या मार्केट, आप खुद ही कह रहे हैं कि 6 लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये विरोध जो है क्या संगठित हो चुका है? अगर 6 का विरोध संगठित हो चुका है तो निश्चित रूप से बीजेपी के माथे में शिकन आने वाली है। 6% हम देखें सभा इसको देखें अजीत भाई, अब इससे देखें इकोनॉमी एक बहुत एक अलग सब्जेक्ट आप छेड़ रहे हैं, उसके लिए एक पूरा एक डिबेट चाहिए, मैं उस पर नहीं जाता। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ। एक अच्छी बात कही अजीत जी ने कि जो विरोध है वो संगठित है या छिटका हुआ है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है,
22 सीटों में केवल 7 सीटों पर वो भाजपा के खिलाफ और 1 गुजरात में, बाकी 14-15 सीटों पे वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। आप सोचें 22 में से 15 सीट पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो मेघालय और वेस्ट बंगाल दोनों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। तो वामपंथी इसी गठबंधन का हिस्सा होते हुए केरल और वेस्ट बंगाल दोनों में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये मतलब ये आपको कैसे आप इनको साथ आते देख रहे हैं? मतलब जो लोग कम जगहों पे साथ हैं, ज्यादा जगहों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो जो विरोध है वो तो मैं तब मानता जब ये बात क्या हुई थी, जब ये गठबंधन बना था तो बात हुई थी 1 सीट 1 उम्मीदवार, यानी जिस सीट पे गठबंधन का एक भी उम्मीदवार लड़ेगा, इस गठबंधन से कोई शख्स इसका विरोध नहीं करेगा। ममता बनर्जी इसकी फाउंडिंग मेंबर, वो कांग्रेस को ललकारी तुम्हारी 40 सीट आ जाए तो मैं समझूंगी। आम आदमी पार्टी इसकी फाउंडिंग मेंबर, वो 7 सीटों पे आपके साथ है, 15 सीटों पे आपके खिलाफ है। वामपंथी इसके फाउंडिंग मेंबर, वो 2 स्टेट लड़ रहे हैं, दोनों में आपके खिलाफ है। तो ये मेरी समझ के बाहर है कि गठबंधन मतलब विरोध साथ कैसे आया। ये तो सब जानते हैं कि अगर 6 लोग अगर विरोध में हो और 6 लोग साथ आ गए तो फिर वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन वो 6 लोग आपको साथ आते मिल गा रहे हैं। जी, इसमें मुद्दा ये है कि कांग्रेस इस वक्त जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है वो पूरा फायदा कांग्रेस को होता है। और 120 सीट कांग्रेस को मैं इतने पहले डिबेट से बोलता हूं, बैठता हूं अजीत भाई, मुझे अभी तक किसी ने 120 सीट कांग्रेस को देता कोई नजर नहीं आ रहा। कोई कांग्रेस को 3 फिगर में नहीं देख रहा है। आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझसे कहा, मैं आपकी बात को गंभीरता से ले रहा हूं, लेकिन 125 सीट कांग्रेस को 120 में सरकार बना जाएगी, बीजेपी 240 में नहीं बना पाएगी, ये भी आपको पता है। ये बात अलग है। इस बार बीजेपी शायद नरेंद्र मोदी शायद 270 में ना बना पाए। अगर उनको 3 सीट कम पड़ गई तो कोई बड़ी बात नहीं कि उनको पार्टी के अंदर से रिवोल्ट झेलना पड़ जाए, वो बात एक अलग है। लेकिन इसके लिए आपको उनको कंटेन करना पड़ेगा। और वो कंटेनमेंट कैसे, मैंने आपने 240 का, अजीत भाई आपने 240 कहा, मैंने कहा 270। अगर 270 आती है, आपको नुकसान करना है, आप जानिए। चलिए अनुभव जी, अभी एक और बात चल रही थी वोट प्रतिशत के बारे में। तो ये बात तो सही है ना कि इस बार वोट प्रतिशत काफी मतलब सुस्त दिखा, तो ऐसा क्यों? वोट प्रतिशत देखिए इसलिए कम दिखा क्योंकि जी मैं बोल रहा हूँ, वोट प्रतिशत सबसे पहला कारण है उदासीनता है। इस वक्त चुनाव के प्रति लोगों के मन में 5 साल चुनावी मोड में रहे हैं, एक ही चेहरा उन्होंने 5 साल के 10 साल से देख रहे हैं, एक ही बात बार बार हो रही, वही राम मंदिर की बात, वही हिंदी मुस्लिम की बात, कोई रोजगार और महंगाई की बात नहीं करता, वही नेहरू को कोसना, वही कांग्रेस को कोसना। अरे 10 साल तो आपने राज कर लिया, अभी क्या कोसने से क्या होगा? जो भी किया उन्होंने गलत किया, तभी तो आपको लेकर के आए। हम मान लेते हैं, चलिए कांग्रेस ने कुछ गलत किया होगा, आपको लेकर के आई। अब 10 साल आपने क्या किया उसकी बात कर लेते हैं। उसके बारे में जो बात नहीं हो रही, वो बार बार रिपीट जो वही मुद्दे आ रहे हैं, इसके कारण से एक उदासीनता बन गई है। दूसरा, सभी लोगों ने मान लिया, जो बीजेपी के मेन वोटर्स हैं उन्होंने मान लिया कि बीजेपी जीती हुई है, वो परसेंटेज घर से बाहर नहीं निकला है कई जगहों पर। दूसरा सबसे बड़ा मौसम का भी फर्क है इसके अंदर में, मौसम का भी वो इफेक्ट पड़ा है। तो मौसम इस बार थोड़ा गर्म ऐसा लग रहा है, तो कुछ परसेंटेज उसका भी हो सकता है। बट ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा चुनावी उदासीनता आ गई है इस देश के अंदर, वो एक बड़ा विषय रहेगा आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए। तो देखना होगा चुनावी जो जी लेकिन सभा इसमें एक सभा मेरा भी है। मेरा मानना है कि चुनाव लड़े जाते हैं, हारे जाते हैं, जीते जाते हैं इमोटिव इशू, भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। विकास पैदा आप देखिए भाजपा के पास भावनात्मक मुद्दों की कमी है और बहुत ज्यादा कमी, क्योंकि अपने उन्होंने इतने जमाने से, वो 10 साल से जो बातें कह रहे थे, वो सब बातें कहीं ना कहीं पूरी हो गई। चाहे उन्होंने कर दी, चाहे कोर्ट ने कर दी, बन गया 370 हट गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 2-3 स्टेट में लागू हो गया, CAA लागू हो गया। तो आपके पास कोई वो भावनात्मक मुद्दा नहीं बचा जिसके ऊपर आप लोगों को एक्साइट कर सके। रही बात उदासीनता की, एक तरफ भाजपा के वोटर को आपने कह दिया अब की बार 400 पार। अरे भाजपा को वोटर लगता है साहब हम निकले ना निकले मोदी तो आ ही जाएंगे। दूसरी तरफ मैं विपक्ष में भी एक चीज देख रहा हूँ कि साहब जाके वोट डालने से क्या होगा, आना तो मोदी को ही है। एक तीसरा गुट भी है कि साहब ईवीएम सेट कर लिया, हमारे वोट डालने से क्या होगा, ईवीएम की बेईमानी हो जाएगी। तो ये उदासीनता आपको अक्रॉस द बोर्ड कई जगह नजर आती है इसका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए नमस्कार।
दरअसल अब कल छठे चरण का चुनाव है। अब बाहुबली नेताओं की अगर बात करें तो वो कितना असर डालते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब 4 जून को इसका फैसला आएगा तब नतीजा सबके सामने होगा कि बाहुबली नेता का इस बार 24 के चुनाव में कितना असर रहता है, कितना प्रभाव रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।